अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल और अहमद रज़ा खान यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है 18वीं तरमीम के हवाले से। हुकूमती जमात मुसलसल 18वीं तरमीम को तनकीद का निशाना बना रही है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको क्रेडिट जाता है और क्रेडिट लेती है 18वीं तरमीम मुतारफ़ कराने का आइन के अंदर, वो ये कहती है कि वो हर हाल में इस आइनी तरमीम का दिफा करेगी। और इसके लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, वो और दीगर लीडरान मुसलसल मुख्तलिफ फोरम्स पर इस तरमीम के हक़ में दलाल दे रहे हैं और इसको दिफा करने के लिए अपने तय पूरी कोशिश करने का इरादा भी रखते हैं और कहते भी हैं। दूसरी तरफ हुकूमती पार्टी के वज़रा मुसलसल ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम में ये सुकम है, 18वीं तरमीम में वो सुकम है। आखिर 18वीं तरमीम है क्या? ये 8वीं तरमीम भी थी, यानी इससे पहले, और इसका मकसद क्या था? और ये कि डेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बुनियादी तौर पर है क्या? पहला तो ये है कि कोई भी निज़ाम उस वक्त तक नहीं चलता जब तक कि उसमें आवाम की राय शामिल ना हो। ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल सिस्टम जमहूरी, जिसको या जमहूरी नज़रियात के तहत चलते हैं, आवाम की राय फ़ैसला साजी में, आवाम की राय कानून साजी में, आवाम की राय कि उनके ऊपर किसका इक़्तिदार होना है, आवाम की राय के इक़्तिदार में उन्हें कितना हिस्सा लेना है, तो ये सारा कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए होता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ शक्लों में होता है। और अक्सरियत जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में होता है कि रियासत किस तरह की होगी, उसके खद्दोखाल क्या होंगे, सियासी शनाख्त रियासत की क्या होगी, रियासत का सरबराह कौन होगा, इंतज़ामी अख्तियारात किसके पास होंगे, सेपरेशन ऑफ पावर होगी या नहीं होगी, और वो इंतज़ामी अख्तियारात जिसके सपुर्द किए जाएंगे वो कहाँ से मुंतखब होकर आएगा और किस तरीके से उसको डीथ्रोन किया जा सकेगा या डिसमिस किया जा सकेगा या इम्पीचमेंट किया जा सकेगा। ये सारा कुछ इस मामले में होता है। जिसके पास अख्तियार हैं वो डिफेक्टो अख्तियारात हैं या डी और अख्तियारात हैं, यानी बराए नाम अख्तियारात हैं। और अगर बराए नाम अख्तियारात हैं तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, और अगर डिफेक्टो अख्तियारात का मालिक है या मालिक हैं तो फिर वो अकाउंटेबल किस तरह से ठहराए जाएंगे। किसी भी निज़ाम में अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है तो फिर वो निज़ाम आमरीत की ही एक शक्ल नज़र आता है, चाहे वो जमहूरियत के नाम पे हो या चाहे वो किसी और बादशाहत के नाम पे हो या चाहे ख़ानदानी हुक्मरानी के नाम पे हो। तो ये बहुत सारी दिलचस्प तशरीहात हैं अख्तियारात के हवाले से। और पाकिस्तान में ये एक मखमसा है जो गुज़श्ता 70-72 सालों में चले जा रहा है, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि अख्तियारात का इर्तिकाज़ अवाम के नाम पे होगा, लेकिन अख्तियारात असल में अवामी नुमाइंदों को नहीं मिलेंगे। और एक पैरेलल सिस्टम बन गया जिसको इस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया जाता है, और फिर उसके हक़ में बहुत सारे दलाल जाते हैं कि जी अवामी नुमाइंदे तो इस काबिल ही नहीं हैं कि वो अपने बारे में कोई फ़ैसला कर सकें या अच्छा फ़ैसला कर सकें, और चूँकि वो काबिल भी नहीं है और उनकी नीयत भी ठीक नहीं ये कहा जाता है, तो लिहाजा उनके बिहाफ पे या उनके लिए वो फ़ैसले कोई गैर मुंतखब इदारा करेगा या गैर मुंतखब इदारे के लोग करेंगे या टॉप ब्रास करेंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी सिविल हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, और यूँ ये सिलसिला चला आ रहा है। इसमें बारहा ये बैलेंस ऑफ पावर उल्टने की कोशिश की गई है, कभी एक तरफ से तो कभी दूसरी तरफ से, ताकि मुल्क को उस तरीके से चलाया जा सके जिस तरीके से वो चाहते हैं, लेकिन उस तरह से हो नहीं पाता। और यूँ ये टग ऑफ वार चलती रहती है, और इस टग ऑफ वार के नतीजे में और ज़्यादा डीजनरेशन हो जाती है मुल्क की मईशत की, मुल्क की सोसाइटी की, और फिर इंटरनेशनली हमारा इमेज एक फेल्ड स्टेट का बनना शुरू हो जाता है, जिसको डिस्पेल करने के लिए हम कुछ वक्त के लिए जुज़ वक्ती तौर पर फिर से जमहूरियत मुतारफ़ कराते हैं, और उस जमहूरियत में फिर थोड़े अरसे बाद कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें वो सूट नहीं करती। अच्छा, जमहूरियत हमें क्यों सूट नहीं करती? इसलिए कि उसमें फिर अवामी फलाह की बात होगी, अवाम के मंसूबों की बात होगी, जबकि पाकिस्तान अभी तक 70-72 सालों में एक फलाही ममलिकत नहीं बन सका है। आइन के अंदर तो उसकी फलाह की बातें कही जाती हैं, गारंटीज भी हैं, लेकिन हकीकत जब आती है तो इसका इदराक और तरह से ही लिया जाता है। यानी ये पता नहीं कैसे कायम है, और इसको कायम रखने के लिए
پتہ نہیں اور کس کس کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت تبھی پوری ہو سکتی ہے جب عوام کی فلاح کو پس پش ڈالا جائے، یا اسے کچھ دیر کے لیے کمپرومائز کیا جائے۔ یوں ہیلتھ کا شعبہ ہو، صحت کا شعبہ ہو، یا دیگر شعبے ہوں سوشل سیکٹر کے، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے، وہ عموماً ترقی کی راہ میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر عوام محروم ہوتے ہیں۔ بات ہوتی ہے ہسپتالوں کی تو ہسپتالوں میں داخل نہیں ہو پاتے مریض، بات ہوتی ہے اسکولوں کی تو اسکولوں میں فیسلٹیز نہیں ہوتی غرباء کے بچوں کے لیے یا پاکستان کے عام شہریوں کے لیے، اور پھر وہ اسی تگ و دو میں لگ پڑتے ہیں کہ کبھی تو ان کو یہ حق حاصل ہو جائیں گے، یا پھر اس شعور سے بہت دور چلے جاتے ہیں، یا انہیں دور بھیج دیا جاتا ہے کہ ابھی اور بہت ساری چیزیں ضروری ہیں، تعلیم اور صحت بعد کی باتیں ہیں۔ اب جب کہ پھر سے یہ 18ویں ترمیم کا شوشہ کھڑا ہوا ہے کہ جی 18ویں ترمیم میں بہت زیادہ نقص ہیں۔ یس، نقص ہیں، نقص کسی بھی چیز میں ہو سکتے ہیں، لیکن 18ویں ترمیم ایک قدم تھا ڈیولوشن کی طرف، یعنی اختیارات کے ارتکاز کا بنیادی سطح پہ یا عوامی سطح پہ، اور فیڈرل گورنمنٹ سے یا فیڈرل لیول سے اب یہ صوبائی لیول پہ اختیارات ہو گئے تھے، اور جو محصولات یا جو اختیارات معاشی یا قانونی صوبائی محکموں کو مل گئے تھے یا صوبائی دائرہ کار میں آ گئے تھے، ان کے بدولت اب یہ امید کی جا رہی تھی کہ اب آگے ایک کوشش ہوگی کہ یہ صوبائی سے ضلعی یا ضلعی سے یونین کونسل کے لیول تک بھی پہنچیں گے، اور اگر یونین کونسل تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ عام عوام تک، یعنی دیہات میں، شہروں میں عام وارڈز تک بھی اختیارات پہنچ جائیں گے، اور پھر لوگ ایک طرح سے خود بھی اکاؤنٹیبل ہوں گے اپنے ہی اختیارات کے۔ یوں یہ ملک تب ہی ترقی کرے گا۔ جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں ان میں یہ چیزیں بہت زیادہ عیاں ہیں، لیکن بدقسمتی سے 18ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد بھی جو اس کا بہت سارا حصہ ہے ابھی تک ڈس فنکشنل ہے، یا ابھی تک وہ خواب ہی ہے۔ یعنی 18ویں ترمیم کو کیسے ہمارے محلے کے عبداللہ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس بھی اختیارات ہیں، اور اگر کوئی اس کی حق تلفی ہوتی ہے تو اس کی داد رسی کیسے ہونی ہے، اور اگر اسے یہ پتہ چلے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے گا تو اس کا اثر بھی ہوگا، اور اس کا اثر ملکی سطح پر بھی ہوگا، مقامی سطح پر بھی ہوگا، تو یقیناً وہ اپنے آپ کو اور زیادہ اس قابل بنائے گا کہ وہ اچھی رائے دے اور تعمیری رائے دے، تاکہ معاشرہ ترقی کی جانب گامزن ہو، بڑھے آگے، اور ہم بھی دنیا کے ان ممالک کا ہم پلہ ہو جائیں جو ترقی کی راہ میں ہم سے بہت آگے پہنچ چکے ہیں۔ یقیناً وہ فرد کی آزادی کی وجہ سے آگے بڑھے ہیں، اور ہمیں یہ خواب پورا کرنے کے لیے ابھی بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑے گی، ابھی بہت زیادہ رکاوٹیں اس راستے میں، اور سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ ہم طے نہیں کر پائے کہ اختیارات کا ارتکاز منتخب اراکین میں ہوگا یا غیر منتخب۔